नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज हम करेंगे परंपरा का मूल्यांकन क्लास, ठीक। और जो कि आपका बिहार बोर्ड का कक्षा 10th का जो है 7वां चैप्टर है हिंदी का, ठीक। तो हिंदी का 7वां चैप्टर को चलिए अब देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन को समझते हैं। तो भाई लोग चलिए परंपरा का मूल्यांकन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लेखक है राम विलास शर्मा जी, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनकी रचनाएं क्या थी। लेखक परिचय से यहाँ से क्वेश्चन भाई बनता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। तो इस सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर लेखक परिचय में पहले देख लीजिए कि ये जो है परंपरा का मूल्यांकन, ये क्या है। ये भाई एक निबंध है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। ये क्या है, निबंध है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक। आगे वाली जो बात आएगी, इसके रचनाकार कौन है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, तो राम विलास शर्मा जी इसके रचनाकार हैं, ठीक। अब राम विलास शर्मा जी, इनकी जन्म तो हुई होगी भाई, कोई बिना जन्म के ही तो धरती पर आ नहीं सकता और कोई रचना भी नहीं कर सकती। इनकी जन्म हुई थी, कहाँ हुई थी, तो इनकी जन्म यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। खास करके आप लोग देखते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश को खास करके यूपी लिख रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में उत्तर प्रदेश को यूपी ही ज्यादातर समझ में आता है, ठीक। तो यूपी में हुआ था यानी कि उत्तर प्रदेश में। गांव का नाम था ऊंचगांव सानी, ठीक। गांव का क्या नाम था, ऊंचगांव सानी। यह एक छोटा सा गांव था, ठीक। यूपी का जो उत्तर प्रदेश का ये जो एक छोटा सा गांव था, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आगे आएगा कि ये जन्म लिए तो इनकी मृत्यु भी हुई होगी, इनका निधन भी हुआ होगा। इनका जो निधन हो गया था 30 मई 2000 ईस्वी को, दिल्ली में इनका निधन हो गया था। भाई अक्सर यहाँ पर जब से हम आप लोगों को बता रहे हैं लेखक परिचय, लगभग कुछ ऐसे लेखक आ रहे हैं जिनकी मृत्यु दिल्ली में ही आकर होती है, ठीक। तो आपको दिल्ली पर फोकस करना है और दिल्ली में किन की मृत्यु हो रही है उसको भी फोकस करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में जो है रामविलास शर्मा जी का मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया, ठीक। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए इनकी रचना को फोकस करना है। रामविलास शर्मा जी कौन कौन सी रचनाएं की, कौन सी कृतियां दी, उन पर फोकस करना है। तो पहला रचना जो इनकी थी, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, इन पर जो है इनको प्यारे साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। निराला के साहित्य साधना पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था। परंपरा सॉरी रामविलास शर्मा जी को जो है इस रचना पर, निराला की साहित्य साधना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें आपको ध्यान में रखना है, साहित्य साधना, इसी में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, निराला की साहित्य साधना। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये इनकी दूसरी रचना हो जाती है, ठीक। अगली रचना देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई इसको तो फोकस करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र प्यारे साथियों रामविलास शर्मा जी की रचना है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रेमचंद, प्रेमचंद्र और उनका जो है क्या है, युग। प्रेमचंद और उनका युग, ये उनकी अगली रचना हो जाती है। प्रेमचंद और उनका युग इनकी अगली रचना हो जाती है। और इनके आगे देखिए भाषा और समाज, भाषा और समाज, ये इनकी अगली रचना हो जाती है। भाषा और समाज अगली रचना। इसके बाद की रचना देखिए, इसके बाद की रचना आएगी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। भाई ये जितना नाम बोल रहे हैं ना, ये बुक का नाम है, किताब का नाम है, और उसी किताब को रचना कहा गया है। जो वो किताब लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, रामविलास शर्मा जी, ठीक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कब इन्होंने लिखा था, ठीक। कब लिखा था ये अभी नहीं बताएंगे, इन्होंने लिखा था। कौन, रामविलास शर्मा जी ने लिखा था, ठीक। भारत की भाषा समस्या। भारत में भाई बहुत भाषा है, समस्या तो उत्पन्न होगी,
लेकिन फिलहाल अभी के टाइम पर जो है हिंदी भाषा को लेकर के देश को चलाया जा रहा है। ठीक, तो भारत में पहले जो था, जिस टाइम ये थे उस टाइम जो बहुत भाषा थी, उस टाइम भाषा को लेकर मुकदमा चालू हो गया था। ठीक, तो उस टाइम जो है भाषा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जो बात पहुंच गई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन बातचीत के तौर पर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा है। ठीक, यानी कि बातचीत करने की भाषा है क्या, हिंदी। तो यहाँ पर जो है भारत की भाषा समस्या थी उस टाइम, इस पर इन्होंने एक निबंध लिख डाली थी, नई कविता और अस्तित्ववाद। नई कविता जो आई और उसका अस्तित्व जो आया, उस पर ये उन्होंने क्या किया, एक किताब लिख डाली। और अगला जो इनकी रचना आई, भारत में क्या था, भारत में अंग्रेजी राज यानी कि अंग्रेजों का राज और मार्क्सवाद। मार्क्स भी आए थे भाई, मार्क्स को हमने आपको बता दिया है उस चैप्टर में कि भारत से हम क्या सीखे, उस चैप्टर में बताया मार्क्स को। ठीक, तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, अंग्रेज के टाइम में ही मार्क्स भी आए थे, तो मार्क्स का क्या विचार था भारत के बारे में वो इसमें बताया गया होगा। ठीक, अगला जो है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के जो है प्राचीन भाषा क्या थी और हिंदी उसमें क्या रोल रखता है, वो रचना थी इनकी अगली, रामविलास शर्मा जी की अगली रचना क्या थी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक, और अगला जो आपको ध्यान में रखना है वो रखना है ब्रह्मचिन्ह, जो कि रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और बड़े भाई रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। बड़े भाई ब्रह्मचिन्ह, इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों किन के द्वारा लिखा गया है, रामविलास शर्मा जी के द्वारा। भाई देखो, बुक का नाम बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा कांड करता है ये, इस बात को ध्यान में रखना है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि छोटा पैक बड़ा धमाका, ये बात आपने सुनी है, छोटा पैक बड़ा धमाका। ये नाम देखिए छोटा है, बड़े भाई कैसा नाम है, छोटा है, लेकिन ये धमाका करेगा बहुत बड़ा, पूछ देगा, और पूछा भी है कई बार। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है, छोटा पैक बड़ा धमाका। ठीक, विराम चिन्ह बड़े भाई, ये जो रचना है रामविलास शर्मा जी के, ये भी छोटा पैक हो गया। भारतेंदु युग इससे थोड़ा बड़ा पैक है, तो भारतेंदु युग छोटा पैक है, धमाका बड़ी बड़ा कर रहा है। बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम, इसको भी ध्यान में रखें, कोई ध्यान में रहे या फिर ना रहे। 1 2 3 3 गो आपको ध्यान में रखना है, भाषा और समाज 4 गो, मतलब छोटा वाला जितना भी आपको दिख रहा है, भाषा और समाज हो गया, भारतेंदु युग हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, भाषा और समाज हो गया। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद छोटा वाला में है ब्रह्मचिन्ह बड़े भाई। इस जो 4 है, ये जो 4 है, इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटा पैक है, धमाका बहुत बड़ा कर सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए भाई लोग, अब लेखक परिचय में जो मुख्य बातें थी वो हमने आपको बता दी, तो अब चलिए लेखक परिचय को देखा जाए, क्या लिखा हुआ है बुक में उसको पढ़ा जाए। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा फ्रेश में, इसके बाद जो लिखेंगे वो बुक से उठाकर लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट आएगा। ठीक, तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो साइड हो गया था। अब चलिए भाई, तो चलते हैं, अब बुक में देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है उन्नाव, उसके एक छोटे से गांव ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। ऊंच गांव सानी गांव का नाम है, यूपी में है यानी कि उत्तर प्रदेश में है, और 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। देखिए कब इन्होंने बीए किया, 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में कहीं जगह है, यहाँ पर लिख देते हैं, 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए किया था। बीए क्या किया था, बीए कहाँ से किया था भाई, कौन सा विश्वविद्यालय था, तो विश्वविद्यालय का नाम था लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक, लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया। ठीक, और 1934 ईस्वी में उन्होंने एमए किया। भाई वैसे भी एमए जो है 2 साल में होता है। ठीक, बीए जब आप कर लेंगे ना तो 2 साल और आगे पढ़ेंगे तो वो एमए हो जाता है। ठीक,
तो इन्होंने 1934 ईस्वी में क्या किया, एमए किया। तो एमए देखिए यहाँ पर 1934 ईस्वी में इन्होंने एमए कर लिया, ठीक। तो 1934 ईस्वी में इन्होंने एमए कर लिया और 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए कर लिया। अब देखिए एमए किस विषय में किया था, अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। शोध कार्य मतलब क्या, शोध मतलब रचना करना, या ऐसे समझ में नहीं आता है तो शोध करना मतलब क्या, कोई भी चीज बनाना, ठीक। कोई भी चीज बनाना, चूंकि ये बहुत पढ़ चुके थे तो कुछ न कुछ तो ये रचना जरूर करते। ये अपनी रचना में व्यस्त हो गए, शोध कार्य में ये व्यस्त हो गए। कब से कब तक, 1936 ईस्वी तक जो है, 1938 ईस्वी तक। एमए करने के बाद जो है इन्होंने 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त हो गए, रचना करने में व्यस्त हो गए। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। मतलब 1938 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी विभाग में ये जो है पढ़ाने का काम किए थे, ठीक। और वो विश्वविद्यालय का क्या नाम था, लखनऊ विश्वविद्यालय। और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने बीए भी किए और एमए भी किए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इसके बाद जो है वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए। कहाँ चले गए, आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज। और 1971 तक वहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। 1971 तक जो है वहां पर क्या किए, पढ़ाते रहे। बलवंत राज सिंह स्कूल, बलवंत राज सिंह स्कूल है या फिर बलवंत सिंह राजपूत, हाँ बलवंत राजपूत कॉलेज में, बलवंत राजपूत कॉलेज में है इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 1971 ईस्वी से, ठीक। 1971 ईस्वी तक, 1971 ईस्वी से नहीं, 1971 ईस्वी तक, ठीक। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे के एम हिंदी संस्थान के निदेशक बने। किसके अनुरोध पर, आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति। भाई विश्वविद्यालय में जो होता है कुलपति होते हैं, जैसे कॉलेज में क्या होता है प्रोफेसर, हाई स्कूल या फिर स्कूल में क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक। तो उसी प्रकार विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में जो होता है कुलपति होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सिटी में कुलपति जो सबसे ऊंचा पद है, कॉलेज में प्रोफेसर जो सबसे ऊंचा पद है, और यहाँ पर स्कूल में प्रिंसिपल जो कि सबसे ऊंचा पद है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आप चलते हैं आगे। आगे है कि संस्थान में बने रहे। यहीं से 1974 ईस्वी में सेना निवृत्त हो गए, सेवा निवृत्त हो गए। मतलब 1974 ईस्वी में जो है सेवा देना स्टार्ट कर दिए थे। कहाँ से, आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा। जब ये एक संस्थान के जो है हेड क्वार्टर में रहे, वहीं से 1974 ईस्वी से, 1934 में 74 ईस्वी से, 1974 ईस्वी से ये सेवा देना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक, अलग अलग विभाग में। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। 1949 ईस्वी से, ध्यान रखिएगा भाई। यहाँ देखिए 1938 से 1943 तक इन्होंने विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन किया था, लेकिन 1938 तक ये क्या थे, शोध कार्य किए, यानी अपनी रचना लिखते रहे थे, ठीक। और कह रहे हैं 1949 से 1953 तक, यानी कि यहाँ पर जो है ये विश्व अंग्रेजी विभाग के विश्वविद्यालय में, अपने ही विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी विभाग के टीचर बने रहे। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1949 से लेके 1953 तक जो है ये रामविलास शर्मा जी है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उस टाइम 4 साल ये इन्होंने ये काम किया था, ठीक। इसके बाद जो है जब इन्होंने 1953 तक यहाँ रहे, इसके बाद जो है ये चले गए होंगे कहाँ, आगरा में चले गए होंगे। और आगरा में बलवंत राजपूत कॉलेज में इन्होंने अपना काम पकड़ लिया होगा, ठीक। उनका निधन जो है 23 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। तो यहाँ पर दे दी है 23 मई 2000 ईस्वी दिल्ली, ठीक। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था इनका निधन। अब देखिए हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। हिंदी जो गद्य है, गद्य मतलब क्या, गद्यांश, गद्यांश मतलब क्या, जहाँ पर कहानी लिखा जाता है, व्यंग लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है, ललित निबंध लिखा जाता है, या फिर कोई भाषण हो सकता है। तो इस विभाग को मतलब हिंदी के जो ये गद्यांश है, इसको रामविलास शर्मा ने क्या किया था, एक ऐतिहासिक पहचान दे दिया। रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है इसमें।
ठीक। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास शर्मा जी के गद्य की विशेषता है। तथ्य और तर्कों, तर्क भाई क्या होता है, सुझाव देना, और तथ्य क्या होता है, एक बात होता है, ठीक, जो कि यूनिक होता है। तो तथ्य और तर्क के जो मामले में थे, वे साफ पारदर्शी भाषा में लिख दिया करते थे रामविलास शर्मा जी। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त होता है। भाषा विज्ञान के विषय में जो है ये एक्सपर्ट थे, ठीक। इसका सेंस क्या निकला कि भाषा विज्ञान में ये एक्सपर्ट थे। मार्क्सवाद जो है उसमें भी ये क्या हुए कि मार्क्सवाद की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ये विशेषता में आ गए थे, बहुत ही अच्छे पद पे आ गए थे, ठीक। और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का भी श्रेय इन्हीं को जा रहा था उस टाइम, ठीक, इन्हें प्राप्त हो गया उस टाइम। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। यहाँ पे देखिए भाई, रामविलास जी का केंद्र बिंदु क्या था, देशभक्ति। एक था क्या भाई लोग, देशभक्ति, देशभक्ति और मार्क्सवाद, मार्क्सवाद ही ना है भाई लोग, देशभक्ति है और मार्क्सवादी चेतना, और मार्क्सवादी चेतना, मार्क्सवादी चेतना, ये जो है भाई लोग इनका जो है एक क्या था, दृष्टि केंद्र बन गया था, ठीक, केंद्र बिंदु बन गया। मार्क्सवादी चेतना इनका केंद्र बिंदु है, मार्क्सवादी चेतना। क्वेश्चन आएगा कि रामविलास शर्मा जी का जो है केंद्र बिंदु क्या है, तो देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना। यहाँ पर लिख दे केंद्र बिंदु, लिख देते हैं भाई केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, यहाँ पर भाई समझ जाना, केंद्र बिंदु, ठीक। तो केंद्र बिंदु जो है इनका क्या था, देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना, ठीक, इस बात को समझ में आ गया। और इसके बाद जो है उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना का आधार पर हुआ है। मतलब देखिए, प्राचीन से उठाए आधुनिक तक पटक दी, ऐसी थी इनकी रचना। देखिए, वाल्मीकि और कालिदास जो है वो प्राचीन थे, और यहाँ पर आया क्या, मुक्तिबोध तक की रचना। मुक्तिबोध जो है उनके टाइम पर कोई लेखक हुआ करता था, कोई बड़े आदमी हुआ करता था। देखिए, वाल्मीकि जो भी थे एक गुरु थे और लेखक थे, ठीक, और कालिदास भी लेखक थे और मुक्तिबोध भी लेखक थे। तो मुक्तिबोध तक इन्होंने क्या किया, वाल्मीकि से लेकर के मुक्तिबोध तक की रचना इन्होंने कर दी, ठीक, इस युग तक की। इसके बाद है कि रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। कहां से कहां तक के, उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंत विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है, ठीक। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को क्या दिया, एक अच्छा रास्ता दिखाया, ठीक। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। हमने बताया यहाँ पे कि निराला के साहित्य अकादमी साहित्य साधना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था, ठीक। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। अब ये रचना दे दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रेमचंद और उनका युग, और आगे भाषा और समाज, इस टाइप से महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसके आगे भारत की भाषा समस्या और नई कविता और अस्तित्ववाद। इसके बाद आएगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इसके बाद आता है भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी, फिर विराम चिन्ह और बड़े भाई। ये बात हमने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक। तो अब आगे जो है पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। हमारा जो पाठ है उस पाठ का क्या नाम है, परंपरा मूल्यांकन। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक मतलब सिद्धांत
समाज का जो सिद्धांत है उस पर, और व्यवहारिक मीमांसा मतलब व्यवहार क्या होना चाहिए समाज का उस पर जो है ये निबंध एक साथ प्रकट करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य के सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है कि समाज में क्रांतिकारी भूमिका क्या थी, नहीं थी। ठीक, नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। नई पीढ़ी में जो है क्या चेंजेस आए हैं इस पर भी ये क्या है एक दृष्टि डाली है। ठीक, तो भाई लोग परंपरा का मूल्यांकन का जो है लेखक परिचय हमने आपको करवा दिया। आज शाम में प्यारे साथियों इसका क्या हो जाएगा, इस लेखक परिचय हो गया। अब आज शाम में इसको जो है क्या करेंगे, इसका जो है चैप्टर उसका हिंदी शब्दार्थ कर देंगे, हिंदी अर्थ पूरा कर देंगे। ठीक, तो फटाफट से अभी तक आपने क्लास किए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा करके प्रेस कर लीजिए। ठीक, ऑल पर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, यानी कि घंटे का निशान होगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी साथियों को भी शेयर भी कर दीजिए। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आज ही शाम में, ध्यान में रखिएगा आज ही शाम में 6 बजे आपको मिलेंगे इसका संपूर्ण अर्थ के साथ। ठीक, तो प्यारे साथियों चलिए मिलते हैं आज के नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।